बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से बात करूँगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इसमें दो अल्फाज हैं, एक इंडस्ट्री है और एक डिज़ाइन है। इंडस्ट्री ये लेबर लॉ का टॉपिक है। इंडस्ट्री कहते हैं एनी बिजनेस टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और ट्रेड गुड्स और सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, या फिर उसमें एक फॉर मनी, पैसों के लिए, फॉर प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो बिज़नेस किया जाता है, उसको इंडस्ट्री आप कहते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइन है। डिज़ाइन कहते हैं एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट अपॉन ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल और सेट ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल और सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं उसमें 5 चीज़ें होंगी जो डिज़ाइन के हवाले से होंगी। उसमें या तो दो हैं बातें, या वो 3 डायमेंशनल होगा डिज़ाइन, या 2 डायमेंशनल होगा। जो 3 डायमेंशनल है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या शेप होता है या सरफेस होता है। और जो 2 डायमेंशनल है उसमें कलर होगा, लाइंस होंगी और पैटर्न होगा। दूसरी चीज़ इसमें जो रजिस्टर्ड डिज़ाइंस के साथ एक आप लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। लेआउट डिज़ाइन जो है वो 3 डायमेंशनल शेप प्रोड्यूस्ड या मेड टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट। 3 डायमेंशनल शेप होती है लेआउट डिज़ाइन, जो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए बनाई जाती है। और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है प्रोड्यूस फॉर टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट को। इन दोनों के लिए पाकिस्तान में अलग अलग कवानीन है। जो डिज़ाइन वाला है वो रजिस्टर्ड डिज़ाइंस ऑर्डिनेंस है 2000 का, और जो लेआउट डिज़ाइन का है वो है रजिस्टर्ड लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑर्डिनेंस 2000। और इनके जो रूल्स हैं, जो रजिस्टर्ड डिज़ाइंस रूल्स हैं 2023 के। इससे पहले जो इनके जो कानून था 1911 का, वो दोनों का पेटेंट और डिज़ाइन का वो एक ही कानून था, पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस एक्ट 1911। और उनके जो रूल्स थे पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस रूल्स 1933। अब इनके जो कवानीन है वो अलग अलग कर दिए गए हैं। पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 है, और इसी तरह रजिस्टर्ड डिज़ाइंस ऑर्डिनेंस 2000। और इनके रूल्स भी हैं जो डिज़ाइंस के हैं वो 2023 के हैं, और जो पेटेंट के हैं वो 2003 के हैं। इसके बाद जो इसकी जो एक्सेप्शंस हैं कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में तकरीबन 9 के करीब एक्सेप्शंस हैं इसकी, कि जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंसिडर नहीं होगा। फिर इसमें यह कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड और पब्लिश्ड डिज़ाइन से मिलता जुलता ना हो, डिफरेंट होना चाहिए। फिर यह है कि जो पेटेंट के अंदर जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन मशीनरी, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में नहीं आएगा। फिर मेयर मैकेनिकल डिवाइस, वो भी इसमें नहीं आएगा। फिर ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गई, स्टेट एम्बलम हो गया, या 2 आर्टिकल्स को मिलाकर कोई इससे डिज़ाइन बना, मतलब ऐसे शो किया जाए कि ये डिज़ाइन, हालांकि वो डिज़ाइन ना हो, जस्ट कंजंक्शन ऑफ 2 मेयर कंजंक्शन ऑफ 2 आर्टिकल्स। और अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट हो, तो ये सारी जो है ना 9 एक्सेप्शंस है कि ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में शामिल नहीं है। इनको आप रजिस्टर नहीं करवा सकते पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 के तहत। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसमें जो ट्रिप्स है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके आर्टिकल्स 25 और 26 वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को डील करते हैं। उसमें जो लुबे लुबाब है उसका वो ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड या पब्लिश्ड से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ के तहत उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, या फिर कॉपीराइट लॉ के तहत उसकी प्रोटेक्शन जो है वो मेंबर स्टेट्स जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आते हैं वाइपो की जानिब, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सबसे पहले एक सब्सटेंटिव लॉ जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को डील करता है, वो है हीग एग्रीमेंट 1925। और फिर उसमें
बाद में चेंजेस होती रही, स्टार्ट वहीं से होता 1925 से। उसके तहत हीग सिस्टम बनाया गया इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से। फिर इसका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो कवर अभी रिसेंटली एक रियाज डिज़ाइन लॉ ट्रीटी 2024 में पास हुई है फॉर स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द प्रोसीजर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोसीजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। और इसके बाद जो तीसरा है लोकार्नो एग्रीमेंट, इसमें 32 क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से हैं लोकार्नो एग्रीमेंट में। तो पाकिस्तान ने भी इसको वो जो 32 क्लासेस हैं वो अपने रजिस्टर्ड डिज़ाइन और जो रूल्स हैं 2023 के उसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद अब हम आते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर पैटर्न, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो कारीगर थे, वो एक पैटर्न फॉलो करते थे, सेम प्रोडक्ट्स, ताकि मार्केट में आए तो उनका मार्केट वैल्यू बनी रहे। इसके बाद 16th सेंचुरी में पैटर्न के साथ साथ जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने इंग्रेविंग भी शुरू कर दी, थोड़ा उसके अंदर जो है ना उसका डिज़ाइन वगैरह इस्तेमाल करना शुरू इंग्रेविंग के ज़रिए। फिर 17th सेंचुरी के अंदर पैट्रोनेज आया और किंग के तहत चार्ल्स लिबर्न ने 1667 के अंदर उन्होंने जो डेकोरेशन, प्रोडक्ट की डेकोरेशन के ऊपर काम करना शुरू किया और उनकी मातहती में ये काम शुरू हुआ 1667 में, ये फ्रांस के अंदर। इसके बाद फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई है, ये 1750 से लेकर 1900 तक इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई, अर्बनाइजेशन हुई, शहरी इलाके आबाद हुए, स्टेट्स बनी। तो उसके बाद जब ये इंडस्ट्रीज़ बनी है तो लोगों का रुझान इस तरफ हुआ कि फैशनेबल प्रोडक्ट्स, उनके जो डिज़ाइंस हैं उनको देख के वो उस तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो इस वजह से फिर लोगों ने जो बिज़नेस इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने डिज़ाइन के ऊपर फोकस करना शुरू किया। तो जो पहला जो इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर था वो क्रिस्टोफर ड्रेसर फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर। और 1919 में जो पहला इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के जो टर्म है सबसे पहले जिसने यूज़ की वो जोसेफ क्लॉड सेनल, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। उसके बाद फिर आपके सामने तमाम लॉज जो है वो बने, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट शुरू में थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादा ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ जो है ना वो बनाए गए। तो पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो अब इसमें ऐसा है कि ये एक रजिस्ट्रार होता है, पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑफिस में एक जो पेटेंट का है वो कंट्रोलर है और इसका जो है वो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार के सामने आपने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन के लिए, और उस एप्लीकेशन में आपने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फ़ी ये, और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट होती है और फिर आपने तमाम डिटेल वगैरह, और उसके साथ जो पेटेंट के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है, यहाँ पर उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने अपना जो डिज़ाइन है उसको पूरा बताना होता है, उस डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना होता है, उसकी पिक्चर वगैरह जो है वो लगानी होती है, बतानी होती है कि इसका डिज़ाइन ये किस तरीके का है। फिर उस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपने आर्टिकल भी बताना होता है कि किस आर्टिकल के ऊपर आपने उस डिज़ाइन को यूज़ करना है, और फिर उस आर्टिकल का भी बताना होता है कि उस आर्टिकल को किस मकसद के लिए यूज़ करना है। ये तीनों चीज़ें बतानी होती हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी बताना होता है रिप्रेजेंटेशन में, उसके बाद आपने वो आर्टिकल बताना होता है जिस आर्टिकल के ऊपर आपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यूज़ करना है, और फिर उस आर्टिकल का यूज़ किस तरह करना है वो भी आपने बताना होता है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार के पास जमा होगी, वो रजिस्ट्रार जो है ना एग्जामिनर को भिजवाएगा, असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार को भी भिजवा सकता है, फिर एग्जामिनर को भिजवा सकता है। एग्जामिनर फिर अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर वो जमा करवाता है, फिर या तो उसकी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्टेंस लेटर उसको इशू हो जाता है, और फिर वो 1 महीने के अंदर उसको टाइम दिया जाता है कि वो प्रेस्क्राइब्ड फ़ी जमा करवाए और उसको फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है। अगर ऑब्जेक्शन रेज हो जाए एग्जामिनर की जानिब से उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसको 2 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो वो जो उसको कहा जाता है कि आपने फिर अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की उसमें स्पेसिमेन भी आप लेकर आएँ और पेश हों, और फिर राइट ऑफ नोटिस, राइट ऑफ हियरिंग, वो सारा उसको हेयर करके फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। फिर जब एप्लीकेशन एक दफ़ा एक्सेप्ट हो जाती है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको इशू हो जाता है, तो अब 10 साल के बाद उसकी रिन्यूअल का होता है। 10 साल के बाद उसने प्रेस्क्राइब्ड फ़ी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ जमा करवानी होती है और फिर उसकी रिन्यूअल हो जाती है। अगर वो किसी वजह से जमा नहीं करवा सका तो वो लैप्स हो जाएगा पेटेंट 10 साल के बाद, और फिर विदिन 6 मंथ्स उसने पेनल्टी के साथ साथ उसने रीजंस बताकर
रिस्टोर करवा सकते हैं अपने लैब्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को वो किसी भी वक्त सरेंडर भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है अपने राइट को, और फिर वो एप्लीकेशन को भी किसी भी वक्त जो है वो रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, जब तक कि वो एक्सेप्ट ना हो जाए। एक्सेप्ट हो जाए तो फिर वो सरेंडर कर सकता है अपने राइट को। फिर जो अगर किसी को कोई एतराज़ है उसके ऊपर, तो विद इन 2 ईयर्स रजिस्ट्रार के सामने, और कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, हाई कोर्ट के सामने भी वो पेश हो सकता है। कोई भी शख्स जो इंटरेस्टेड पार्टी हो वो कह सकता है कि भाई किन ग्राउंड्स के ऊपर कह सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के अगेंस्ट है, या जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन ऑफ द रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस या रजिस्टर्ड डिज़ाइन रूल्स के मुताबिक नहीं है, या फिर ये जो ऑनर है जिसने जो ऑनर कोई और है लेकिन रजिस्टर्ड किसी और ने करवाया हुआ है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अदालत में पेश होकर रजिस्ट्रार के सामने एप्लीकेशन देकर विद इन 2 ईयर्स, और अदालत में कोई टाइम लिमिट नहीं है हाई कोर्ट के सामने, तो कैंसिल करवा सकता है। फिर इसमें जो आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का जो ऑनर है वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हुई हो वो साबित करे सबसे पहले अपना प्राइमा फेशियाई केस, अपना वैलिड है रजिस्ट्रेशन उसकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की, और इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, इंजंक्शन क्लेम कर सकता है, और इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स के ऊपर उसका डिज़ाइन यूज़ हुआ है उसको फिर वो अदालत ऑर्डर कर सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट या कस्टम वाले या जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले उसको फॉरफिट करेंगे उन आर्टिकल्स को, या और फिर वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको फिर इस्तेमाल कर सकती है वो, या फिर ऑनर के हवाले कर सकती है, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, सेल कर सकती है। तो इसके साथ साथ जो जिसके ऊपर ये एतराज़ है कि ऑनर की जानिब से कि ये इन्फ्रिंजर है, वो भी अदालत में पेश होकर ये कह सकता है कि मुझे थ्रेट्स दी जा रही हैं ऑनर की जानिब से, हालांकि मैंने इन्फ्रिंजमेंट नहीं की। तो वो उस थ्रेट्स के ऊपर उसको फिर इंजंक्शन भी इशू की जा सकती है अदालत की जानिब से कि आइंदा उसको थ्रेट ना किया जाए, थ्रेट्स जो है ना वो जस्टिफाइबल नहीं है, और फिर उसको डैमेजेस भी दिए जा सकते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है प्रोटेक्शन की जो टाइम लिमिट है वो 30 ईयर्स है। इनिशियली 10 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स बाद जो है ना वो रिन्यू होती है। और फिर इसमें जो अगर रजिस्ट्रार का कोई फैसला आता है उस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में 90 डेज के अंदर जा सकते हैं उस फैसले के ऊपर। फिर जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, एक शख्स दूसरे शख्स को आर्जी तौर पर भी दे सकता है, ट्रांसफ़र उसकी कर सकते हैं, और परमानेंटली भी दे सकते हैं। और इसके ऊपर जो कानून लागू होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी वाला कानून लागू होगा, यानी इसको एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट किया गया है फॉर द ट्रांसफ़र पर्पसेस। इसके बाद हम आते हैं लेआउट डिज़ाइन की जानिब। लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के हवाले से कि ये एम्प्लॉयर जो है ना वो उसकी मलकियत में होगा, एम्प्लॉय की मलकियत में नहीं होगा। अदरवाइज़ ये कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो फिर एम्प्लॉय के पास ये जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके मुताबिक। तो अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो रजिस्ट्रार के पास उसकी एप्लीकेशन जाती है, जबकि लेआउट डिज़ाइन की जो एप्लीकेशन है वो जाती है पेटेंट के कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। फिर इसमें जो एप्लीकेशन होती है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन कहा गया है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की एप्लीकेशन में, यहाँ पर उसको आइडेंटिफिकेशन कहा गया है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन में प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, प्रेस्क्राइब फ़ी होगी, और उसका जो डिटेल्स होगी, रिक्वेस्ट होगी, डिटेल्स होगी ऑनर की सारी, और उसके बाद फिर एक आइडेंटिफिकेशन होगी, उसमें ड्राइंग होगी लेआउट डिज़ाइन की, उसके बाद सैंपल होगा इंटीग्रेटेड सर्किट का, और फिर किस इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन कौन सा यूज़ होगा उस इंटीग्रेटेड सर्किट से, ये सारी चीज़ें जो है ना एप्लीकेशन में मेंशन होगी। फिर एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के बाद 10 ईयर्स के लिए उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। और फिर जो है इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टी है वो उसके अगेंस्ट जा सकती है अदालत में, कि अगर वो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट है, या फिर वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किसी जो लेआउट डिज़ाइन है वो किसी और का था, और फिर किसी और शख्स ने जिसने उसको रजिस्टर करवा लिया है वो उसकी मलकियत में नहीं आता था। इसके साथ साथ इसमें कंपलसरी लाइसेंस का भी बताया हुआ है कि कंपलसरी लाइसेंस भी इशू किया जा सकता है। 3 ग्राउंड्स इसमें बताए हुए हैं कि अगर तो पब्लिक पर्पस के लिए जो भी सिक्योरिटी वगैरह इश्यूज़ हैं हुकूमत को ज़रूरत है, मुल्क में ज़रूरत है, वो उस पर्पस के लिए। दूसरा ये है कि अगर एंटी कंपेटिटिव मैनर के अंदर जो उसका लेआउट डिज़ाइन का ऑनर है उसको यूज़ कर रहा है। और तीसरा ये है कि वो अगर किसी ने उससे मांगा था वो इंटीग्रेटेड लेआउट डिज़ाइन,
और फिर उसने उसको रीजनेबल टर्म्स के ऊपर देने से इनकार कर दिया, तो फिर हुकूमत फिर उससे लेके उस शख्स के हवाले कर सकती है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर कंपलसरी लाइसेंस भी जो है वो दिया जा सकता है। और फिर इसमें जो बात है कि जो हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर अगर आप अपील कर सकते हैं लेआउट डिज़ाइन के हवाले से, वो 2 साल के लिए 60 डेज़ के अंदर कर सकते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर वो 90 डेज़ का लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो कैंसलेशन है लेआउट डिज़ाइन की, कैंसलेशन के लिए विद इन 3 ईयर्स आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के सामने, जबकि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए वो विद इन 2 ईयर्स लिखा हुआ रजिस्ट्रार ऑफ इंडस्ट्रियल पेटेंट एंड डिज़ाइन, जो डिज़ाइन वाला है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के। तो ये लुब-ए-लुबाब था रजिस्टर्ड डिज़ाइन और लेआउट डिज़ाइन, रजिस्टर्ड डिज़ाइन और लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्कल। थैंक यू।